आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई बीजेपी नेता हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। दरअसल ये सभी नेता चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने बजरंगबली की आरती भी उतारी। वहीं मंदिर में हनुमान के जयकारे भी लगाए गए। साथ ही बीजेपी नेताओं ने मनोकामना का नारियल भी बांधा। पिछले दिनों शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए जांबाज मेजर अभिषेक सिंह का यूपी में उनके गृह जनपद लखीमपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक खुली गाड़ी पर सवार होकर उनकी स्वागत रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों ने सड़क किनारे से उन पर फूल बरसाए। वहीं मेजर अभिषेक सिंह संकटा देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा माता की पूजा अर्चना की। इसके अलावा बहादुर अभिषेक सिंह का उनके स्कूल में भी जोरदार स्वागत हुआ। वहां सबसे पहले अभिषेक सिंह ने स्कूल के गेट पर दंडवत होकर प्रणाम किया, साथ ही अपने टीचरों के पैर छुए। मेजर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में ही पिछले साल 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। इसी एनकाउंटर के दौरान एक ग्रेनेड फट गया था जो उनकी आंख पर जाकर लगा था। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर अभिषेक के मुताबिक अभी भी एक लोहे का टुकड़ा उनकी आंख के अंदर ही मौजूद है। इसी बहादुरी के लिए हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। पिछले साल 6 जनवरी की बात है। मेरे को हमारा कंपनी के अंडर में गांव था, उसमें 3 आतंकवादियों के बारे में पता चला था। उसको गांव को घेर के फिर हम लोगों ने तीनों को मारने में सफल, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक वहीं का कश्मीरी था। और मुझे थोड़ी ऑपरेशन के दरमियान मुझसे एक ग्रेनेड फट गया था, जिसमें मेरे को आंख पे चोट लग गई थी। मेरी आंख के अंदर अभी भी एक 6 मिलीमीटर का एक अभी लोहे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही मौजूद है। और इवैक्यूएट में लगभग मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था 2 आतंकवादियों को मारने के बाद। उसकी वजह से मेरे को ये मौका मिला था कि मुझे लायक समझा गया कि मुझे इस से सम्मानित किया। असम के चिरांग में बाढ़ से निपटने के लिए नदी में एक संयुक्त अभ्यास किया गया। इस दौरान सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी समेत दूसरी एजेंसियों की टीमें मौजूद रहीं। इस एक्सरसाइज के दौरान ये ट्रेनिंग हुई कि बाढ़ के समय कैसे तालमेल बिठाते हुए प्रभावितों तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। इस संयुक्त अभ्यास की सेना और पुलिस समेत सभी एजेंसियों के अधिकारियों ने भी निगरानी की। मुंबई में अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा की बाइक से सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल अमिताभ अपनी शूटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन जाम से बचने और समय पर पहुंचने के लिए उन्होंने बाइक से ही सफर करना ठीक समझा। ऐसा ही अनुष्का ने भी किया, हालांकि ये दोनों ही बिना हेलमेट थे। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल हुए तो मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीहोर में देवी लोक महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने देवी विजयासन की चरण पादुका सिर पर रखकर परिक्रमा भी लगाई। वहीं इसके बाद उन्होंने देवी की चरण पादुका का पूरे विधि विधान से पूजन भी किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्कूली बच्चों में हार्ट अटैक के खतरे से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में युवाओं में हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए तो लोग हैरान रह गए, लेकिन अब स्कूली बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा के एक स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र खेलते हुए अचानक बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऐसा हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक से कई स्कूली बच्चों की जान जा चुकी है और इसलिए मानकर चलिए कि इस खबर से, इस खतरे से बच्चे भी महफूज नहीं है, क्योंकि बात मासूमों की है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। नोएडा के इस स्कूल में आम दिनों की तरह ही बच्चे पढ़ाई के बाद दोपहर में खेल कूद रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसी दौरान कक्षा 8 में पढ़ने वाला एक छात्र खेलते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। शुरू में तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब थोड़ी देर तक भी बच्चे को होश नहीं आया तो टीचर उसे पास के अस्पताल में ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छुट्टी के समय 2 बजे बच्चे जा रहे थे
अचानक वो बच्चा जो है हमारे जो रास्ते में एकदम से गिर पड़ा। उसका भाई भी उसके साथ था, जो भी 8वीं क्लास में है, और बहन भी 7वीं क्लास में। तुरंत उसको फिर बच्चों को मतलब उसको पानी वानी दिया, एकदम से बिठाया, लेकिन उसकी सीरियस थोड़ा सा देखते हुए हालत, तुरंत उसको हम यथार्थ अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि करीब 14 साल के बच्चे को खेलते हुए हार्ट अटैक आया। वो गिर पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां स्कूल में मातम पसरा है, वहीं लोगों में हैरानी भी है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हार्ट अटैक आने पर चिंता भी है और सवाल भी। कोरोना काल के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अच्छे खासे स्वस्थ लोगों को चलते फिरते, डांस करते या क्रिकेट खेलते दिल का दौरा पड़ा और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज की मौत भी हार्ट अटैक से अचानक हुई, लेकिन कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र की हार्ट अटैक से हुई मौत ने चिंता का लेवल बढ़ा दिया है। असल में ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में स्कूली बच्चों की हार्ट अटैक से हुई मौत के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि हाल के महीनों में बच्चों को हार्ट अटैक की घटनाएं कहां हुई। इसी साल अप्रैल में पुणे में एक 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अटैक के वक्त बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। जनवरी 2023 में इंदौर में 11वीं क्लास की एक छात्रा स्कूल से निकलते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। बताया गया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जनवरी में ही राजकोट में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा पढ़ाई के दौरान अचानक क्लासरूम में गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के भिंड में एक 9 साल का बच्चा तब बेहोश हो गया जब वो स्कूल बस में बैठ रहा था। बाद में बच्चे की मौत हो गई। सितंबर 2022 में बिजनौर में एक छात्र अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन बेंच पर बैठते ही बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस मामले में भी हार्ट अटैक की आशंका जताई गई। इन सभी मामलों में हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आशंका दिल की बीमारी की ही थी। हार्ट अटैक के मामले आमतौर पर ज्यादा उम्र के लोगों में देखे गए हैं, लेकिन जिस तरह युवाओं में केस बढ़े हैं, उसके बाद ये मिथक टूट गया है और अब तो बच्चों के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी मामले एक जैसे नहीं हैं और सभी मामलों में हार्ट अटैक की पुष्टि भी नहीं हुई। फिर भी सवाल है कि बच्चों में हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है। जानकार मानते हैं कि इसकी एक वजह बच्चों की खराब दिनचर्या है, जो कोरोना काल में पूरी तरह से खराब हो गई। यानी देर रात तक जागना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना और फिर सुबह देर से उठना। पढ़ाई या फिर किसी वजह से बच्चों को होने वाला तनाव हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। बच्चे पहले की तरह शारीरिक श्रम नहीं कर रहे और ज्यादातर को फास्ट फूड की आदत है। खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ा खान पान भी दिल की बीमारी की वजह हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं कि बच्चों में दिल की बीमारी का बड़ा कारण मोटापा है। इनमें से कोई भी चीज हार्ट अटैक आने की वजह बन सकती है, इसलिए समय रहते इसमें सुधार की जरूरत है। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मौसम चाहे जो हो, अगर बच्चे को बार बार पसीना आता है, अगर बच्चा पेट के ऊपरी हिस्से या फिर सीने के आसपास दर्द महसूस करता है, बच्चा सुस्त है या चिड़चिड़ा है, छोटे मोटे काम करके थक जाता है या उसकी सांस फूलने लगती है, तो सतर्क हो जाए। इन समस्याओं को नजरअंदाज न करें और उसे डॉक्टर से दिखाएं। बच्चों के मामले में हार्ट अटैक को लेकर सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। मासूमों के मामले में हार्ट अटैक का खतरा कितना गंभीर है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी मेहता से। जितने भी ऐसी सडन डेथ्स होती हैं, उनका मुख्य कारण होता है सडन कार्डियक डेथ। और सडन कार्डियक डेथ जो होती है वो हार्ट के एरिथमियाज या हार्ट की बीट बंद होने से होती हैं ज़्यादातर। और वो किस वजह से होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये डेथ यहाँ तक कि नवजात बच्चों में भी देखते हैं, 1 साल तक के बच्चों में, और फिर आगे भी चलते हैं। जो यंग बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट या प्री एडोलेसेंट एज में कई बार भी ये होता है। और इसके मुख्य कारण जो होते हैं वो कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी,
लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स, ये सब, इन सब में ये सडन कार्डियक डेथ होती है, जैसे कि इस बच्चे में हुई, 15 साल का बच्चा था। तो ऐसा भी हम जानते हैं कि ज्यादातर को सिम्टम्स बहुत क्लियर कट नहीं होते। कुछ बच्चों को डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे एक्सर्शन करने पे कुछ तकलीफ होती हो, सांस फूलना या चेस्ट पेन होना। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है अनएक्सप्लेन्ड सडन डेथ्स की, अगर उनकी फैमिली में और भी बड़े एडल्ट्स या यंग किसी को भी सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो इन बच्चों का ईसीजी और इको जरूर करा लेना चाहिए, यहां तक कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तब भी। पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच एएसआई से करने वाली याचिका मंजूर हो गई है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने ऑनलाइन 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान पीएम ने युवाओं को संबोधित भी किया। देश भर में 45 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है, इसे तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून के आने में देरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 4 जून के आसपास ये केरल में दस्तक दे सकता है। हालांकि सामान्य दिनों में 1 जून तक इसकी एंट्री हो जाती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में चल रही धूल भरी आंधी और गर्मी का सिलसिला गुरुवार तक ऐसे ही बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से चल रही गर्म हवाओं की वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं 18 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के आरोपों को लेकर सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली से लेकर पटना तक 9 जगहों पर सबूत खंगाले गए। पटना में आरजेडी विधायक के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 2 नाम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनाए जाने के लिए भेजे। इनमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन के नाम शामिल हैं। यानी ये सिफारिश मानने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 और नए जस्टिस जल्द ही नियुक्त हो सकते हैं। अब सरकार इन सिफारिश पर फैसला लेगी। पाकिस्तान में पिछले इमरान खान की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भागते दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए हाई कोर्ट की ओर भागे। इससे पहले अदालत ने उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। उधर इस मुद्दे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का कहना है कि फवाद चौधरी को फिर अगवा करने की कोशिश की गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में ऐसा पेच फंसा है कि फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली में हैं और आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। रास्ता निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन ताज किसे मिलेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस हो या कर्नाटक, दोनों की नजरें दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर टिकी हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस वक्त गजब के असमंजस में हैं, क्योंकि बतौर पार्टी अध्यक्ष खड़गे को जितना जोर कर्नाटक में जीत के लिए लगाना पड़ा, कमोबेश मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी ही जोर आजमाइश झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दावेदार 2 हैं और दोनों का पलड़ा लगभग बराबर है। एक तरफ सिद्ध हैं, जिनका बड़ा जनाधार है, दूसरी तरफ शिव हैं, जो पार्टी के तारणहार हैं। अब ताज किसको दिया जाए, इसे लेकर खड़गे कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली में हैं और दोनों की दावेदारी ऐसी है कि लंबी चौड़ी बैठक के बाद पार्टी फैसला लेने में हिचक रही है। I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to
be the Chief Minister of Karnataka. Some of them are reporting that I will resign and all bullshit. Nothing. My mother is my party. I have built this party. No question. My high command is there. My party is there. Our MLAs are there. 135. सिद्धारमैया संख्या बल के भरोसे से भरे हुए हैं, तो डीके शिव कुमार अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। साथ ही बात बात पर पार्टी के प्रति अपनी वफादारी भी जाहिर कर रहे हैं। कमोबेश हालात राजस्थान कांग्रेस वाले हैं। यहाँ भी गहलोत की तरह सिद्धारमैया का पलड़ा विधायकों के दम पर भारी है, तो डीके शिव कुमार सचिन पायलट की तरह संगठन को मजबूत करने और चुनाव जिताने का सेहरा बांधे बैठे हैं। Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. शिव कुमार को पार्टी नेतृत्व से उम्मीद है, जबकि सिद्धारमैया कर्नाटक में अपनी पैठ और अपने समुदाय के वोट प्रतिशत के आधार पर अपना दावा मजबूत मान रहे हैं, जो कुछ हद तक ठीक लगता है, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया के साथ हैं। खड़गे का रुख तटस्थ है, इसलिए इंतजार सोनिया गांधी के फैसले का है। फिलहाल सभी नेताओं के साथ खड़गे की मीटिंग जारी है। बातचीत के जरिए सभी को एक राय पर लाने की कोशिश है। हो सकता है कि सिद्धारमैया और डीके कार्यकाल के बंटवारे पर तैयार हो जाएं। चर्चा है कि इसके एवज में डीके को प्रदेश अध्यक्ष पद और अहम पोर्टफोलियो मिल सकता है, लेकिन जब तक आखिरी फैसला हो नहीं जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर सरकार कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हैं। उनकी एक झलक पाने और उनको सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन बिहार में उनकी मौजूदगी ने सियासी माहौल भी गर्म कर दिया है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी बाबा के साथ खड़ी है। बीजेपी के नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। उधर बाबा भी सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र पर खुलकर बोल रहे हैं। यहां तक दावा कर दिया है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा होगा। जाहिर है, इसके बाद जेडीयू और आरजेडी दोनों की त्योरी चढ़ गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाबा के कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया और आरजेडी अध्यक्ष ने तो बाबा को मदारी तक कह दिया। उधर बीजेपी के नेता सनातन धर्म के बहाने जाति आधारित राजनीति पर निशाना साध रहे हैं। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं, उनका कोई जन्म उस समय का था। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये लोग कामकाजी लोग हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं। केवल इनको इफ्तार में बेचारे को समय मिल जाता है, वो भी काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 413 अंक नीचे गिरकर 61,932 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 112 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी 112 अंक नीचे लुढ़क कर 18,286 के स्तर पर बंद हुआ। मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.38% की गिरावट रही। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, मेटल, फार्मा और रियलिटी सेक्टर में भी गिरावट रही। सिर्फ आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में तेजी देखने को मिली। सोमवार को कीमतों में उछाल के बाद आज एक बार फिर दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। हालांकि सोना अब भी 61,000 के पार बना हुआ है। आज सोने की कीमत में 160 रुपए की गिरावट आई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,120 रुपए है। चांदी की कीमत में भी 175 रुपए की गिरावट रही। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 74,075 रुपए हो गया है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने एक स्टार्टअप में निवेश करने का ऐलान किया है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में कारोबार करने वाले इस स्टार्टअप का नाम विक्ड गुड है। ये स्टार्टअप हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स तैयार करता है। इस स्टार्टअप में शिल्पा शेट्टी ने 2.25 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विक्ड गुड ने हेल्थ फूड सेक्टर में अपनी शानदार जगह बनाई है। रवनीत कौर सीसीआई की पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष होंगी। कैबिनेट ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में इस बात की जानकारी दी गई। रवनीत पंजाब कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद पिछले साल अक्टूबर से खाली पड़ा हुआ था। अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के कार्यकाल छोड़ने के बाद से प्रतियोगिता नियामक के लिए कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। उनके बाद से सीसीआई सदस्य संगीता वर्मा चेयरपर्सन के तौर पर कार्य कर रही थी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। सरकार के इस फैसले से अब ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी पेट्रोलियम कंपनियों को विंडफॉल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 4,100 रुपए प्रति टन विंडफॉल टैक्स देना पड़ता था। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पुलिस का नाम सुनकर या तो अपराध याद आता है या फिर अपराधी, लेकिन सूरत पुलिस ने एक ऐसी पहल की है जिसने लोगों का नजरिया ही बदल दिया है। दरअसल सूरत में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए वहां की पुलिस ने हर महीने रक्तदान शिविर लगाने का फैसला किया है, ताकि उन बच्चों को इलाज के लिए कभी खून की कमी का सामना ना करना पड़े। किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले देखी हो। भीड़ देखी होगी आपने पुलिस स्टेशन के बाहर, लेकिन ये रौनक नहीं देखी होगी। पुलिस और लोगों के चेहरे पर तनाव और झल्लाहट देखी होगी। ये सुकून नहीं देखा होगा। ये तस्वीर है सूरत के खटोदरा पुलिस स्टेशन की, जहां पुलिस और आम लोग साथ मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ लोग एफआईआर नहीं लिखवा रहे, रक्तदान का फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल ये पूरी कवायद सूरत पुलिस की है, जिसने शहर के उन 1100 बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। सूरत पुलिस के मुताबिक शहर में थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 1100 बच्चे हैं, जिसे पुलिस ने गोद ले लिया है। इन बच्चों को हर महीने ब्लड की जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिलता। ऐसे में सूरत पुलिस ने अलग अलग सामाजिक और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया है, ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को वक्त पर इलाज के लिए खून मिलता रहे। सभी जितने भी रक्त केंद्र बैंक हैं, उन सभी को इकट्ठा करके पुलिस की ओर से एक आयोजन किया गया कि थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित लगभग 1100 जो बच्चे सूरत शहर में हैं, उन सभी को पुलिस ने दत्तक लिया है और अभी से हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन बच्चों को जब भी ब्लड की जरूरत पड़े किसी भी ब्लड बैंक में पुलिस के द्वारा इस तरह से एकत्र किया गया रक्त इन बच्चों को आसानी से मिल सके। पुलिस थाने में लगे इस ब्लड डोनेशन कैंप में वर्दीधारियों के साथ साथ हर तबके के लोग रक्तदान करने आए, तो वहीं कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और पुलिस के इस नेक काम की जमकर तारीफ की। पुलिस के द्वारा पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है वो कम करने का एक सराहनीय प्रयास है। ये सोशल लाइफ के अंदर भी पुलिस क्या है मदद कर सकती है, इसके लिए का एक सराहनीय प्रयास है। थैलेसीमिया के जो
मरीज होते हैं, ब्लड के बगैर उनका जीवन नहीं है, उनके लिए स्पेशल ड्राइव करके आज 1000 बोतल का लक्ष्यांक रख के पुलिस ये काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग एलबी फिटनेस के तरफ से आए हुए 101 लड़के यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। पुलिस परिवार का ये अच्छा आयोजन है, पुलिस परिवार ने जो भी किया है अच्छा किया है और लोगों को जागरूकता के लिए किया है कि सबको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। थैलेसीमिया बच्चे के छोटा बच्चा है तो उसको महीने में 1 बोतल चाहिए, बड़ा तो उसको महीने में 2 बोतल चाहिए। यदि थैलेसीमिया बच्चे को ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर जी नहीं पाएगा वो। और यह पुलिस का बहुत ही सुंदर काम है। प्लस को आम जनता उनको नकारात्मक दृष्टि से देखती है, तो ये ऐसा नहीं कि पुलिस हमारे सकारात्मक भी काम करे। पुलिस का बहुत ही अच्छा प्रजा के लिए सकारात्मक कार्य है। पुलिस अपराध और अपराधियों से लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जब यही पुलिस किसी की जीवन रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाए तो जनता और पुलिस के बीच अनकहा फासला मिट जाता है। पुलिस और जनता के बीच आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पति पत्नी के रिश्ते यानी कि शादी के बंधन से जुड़ा हुआ है। शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का पूरी जिंदगी साथ निभाने की कस्में खाते हैं। हिंदू रीति रिवाज में तो विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में लगभग आधी शादियां तलाक पर जाकर खत्म हो जाती है। भारत समेत दूसरे देशों में भी तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच जापान में शादी के रिश्ते को बचाने के लिए एक अलग तरह का ट्रेंड चल रहा है। जापान में इस नए ट्रेंड को सेपरेशन मैरिज या वीकेंड मैरिज का नाम दिया गया है, जिसे वहां काफी पसंद किया जा रहा है। जापान के लोगों ने इसे अपनी भाषा में सोत्सुकोन नाम दिया है, जिसका मतलब होता है कि कानूनी तौर पर शादीशुदा होकर भी आजाद जिंदगी जीना। सेपरेशन मैरिज का अर्थ ये है कि इसमें शादीशुदा जोड़े एक साथ नहीं रहते हैं, चाहे वो एक ही घर में हों या फिर अलग अलग जगहों पर रहते हों। सेपरेशन मैरिज को अपनाने वाले कपल्स एक सोसाइटी या शहर में रहने के बावजूद एक दूसरे से रोज नहीं मिलते। ये लोग एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने और बच्चों की देखभाल के लिए वीकेंड पर ही साथ समय बिताते हैं, इसलिए इसे वीकेंड मैरिज भी कहा जाता है। ऐसे कपल्स एक दूसरे को अपने हिसाब से जीने की आजादी देते हैं और दूर रहकर भी पति पत्नी की तरह एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। सेपरेशन मैरिज में यकीन करने वाले जोड़ों का मानना है कि इससे उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। सेपरेशन मैरिज में अलग रहने की वजह से कोई तनाव नहीं होता, बल्कि पति पत्नी बिना झगड़ा किए, बिना अलग रहने पर इसलिए राजी हो जाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी आजादी से जी सके। इस तरह की शादी में पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादातर वीकेंड पर ही मिलते हैं और 2-3 दिन साथ बिताते हैं। साथ रहने के दौरान कपल्स के बीच वो सारी बातें होती है जो सामान्य शादीशुदा जोड़े के बीच होती है। अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश पर भी बात होती है और पति पत्नी में पूरे खर्च का बंटवारा होता है। आमतौर पर वीकेंड पर मिलने वाले ये कपल्स बीच में तभी एक दूसरे से मिलते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है। तो जापान में बढ़ रहे सेपरेशन मैरिज के चलन पर भारत में लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बताइए, जापान में तो सेपरेशन मैरिज का कॉन्सेप्ट बढ़ गया है और वहाँ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से तलाक कम होते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? आई थिंक दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तो मैं तो इसको गुड ही मानती हूँ। बिल्कुल। ये बताइए, स्पेस जापान का कहना है कि ऐसा करने से आप तनाव को कम करते हैं और जैसे ही तनाव कम होगा तलाक कम हो जाएंगे। क्या ये वाकई में सच है? हाँ जी, सच है। थोड़ा तो उनको स्पेस चाहिए होता है, एक दूसरे को अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए। स्पेस होगा उतना थोड़ा बहुत, अगर अपना टाइम भी निकालेंगे तो साथ में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी दोनों की। हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मुझे जितना लगता है जिसने रहना है वो ऐसे भी रहेगा, जिसने नहीं रहना है। हम जो इंडियन है वी नोन बाय आवर कल्चर। हमारा कल्चर हस्बैंड वाइफ तो अलग चीज़ है, हम तो जॉइंट फैमिली में रह के खुश होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट तो मुझे नहीं लग रहा चलेगा ना, हम इंडियंस अपनाएंगे इसको। ये है कि जो हमारा इंडिया कल्चर है वो इसीलिए फेमस है हमारा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जापान में ऐसा हो चलेगा। बिल्कुल, वहाँ की तो वहाँ देखी जाएगी, लेकिन ये बताइए, जापान में जो ये सेपरेशन मैरिज का कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है, लोग इसको इस्तेमाल भी करने लगे हैं। आप एक शहर में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन इससे कहते हैं तलाक और तनाव दोनों नहीं। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में ज्वाइंट रहते हैं, कपल भी ज्वाइंट रहते हैं, लड़ाई वगैरह होती है तो वो डिवोर्स नहीं देते। जैसे ही जापान में डिवोर्स हो जाता है कपल का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा इंडिया से बेटर है कि हमारा इधर डिवोर्स नहीं होता और
बेटर रहता। I think they should live together because if they will live together, they will the understanding will develop. ना यदि एक साथ में नहीं रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, प्यार कैसे डेवलप होगा? तो आई डोंट थिंक कि दे शुड लिव सेपरेटली। यदि प्रेम से रहे तो साथ में रहना अच्छा है, यदि लड़ाई झगड़ा करें तनाव में रहें तो अलग रहना अच्छा है। जो इंसान प्यार से रहना जानता है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। नहीं, मैं तो नहीं मानती फैसला अच्छा है। बेटर वो अपनी फीलिंग्स जो होती है ना सिर्फ वो बढ़ाए, जो अफेक्शन होता है ना वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो चाइल्ड होता है उसको दोनों की जरूरत होती है, एक से तो काम बनेगा नहीं। उत्तर भारत के लिए 2 और रैपिड रेल प्रोजेक्ट तैयार। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर लॉन्च कर दिया। अब यूजर्स इसकी मदद से किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं। इसमें ग्रुप चैट भी शामिल है। इस फीचर के बाद आपकी चैट्स को सिर्फ आप ही पढ़ सकेंगे। इसके लिए आपको डिवाइस पेन या बायोमेट्रिक्स लॉक का इस्तेमाल करना होगा। ये फीचर फिंगरप्रिंट लॉक या फेस लॉक के साथ भी काम करेगा। ग्रेटर नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने आईटी कंपनी एमेड्यूज के साथ एक करार किया। इसमें यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक समेत कई सुविधाएं होंगी, यानी उन्हें ज्यादा जाम और दूसरी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर भारत को जल्द ही 2 और रैपिड रेल प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसके पहले रूट में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के स्टेशन होंगे, जबकि दूसरा रूट दिल्ली से पानीपत का होगा। अब केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं की मंजूरी ली जाएगी। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान कुछ यात्रियों के हैरान कर देने वाले वीडियोस वायरल हुए, जो कि आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरे यात्रियों को दिक्कतें हुई बल्कि दिल्ली मेट्रो की छवि भी खराब हुई। लेकिन अब डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रेन में सफर के दौरान होने वाली आपत्तिजनक घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रेन के अंदर पुलिस और सादा कपड़ों में अपने स्टाफ के जरिए लोगों पर निगरानी रखने का फैसला किया है। डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के अंदर या स्टेशन परिसर में जो भी आपत्तिजनक हरकत करते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी ट्रेन में तैनात रहेंगे और डीएमआरसी स्टाफ और सीआईएसएफ के साथ मिलकर कड़ी निगरानी रखेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ताजा वीडियो में ट्रेन के अंदर फर्श पर बैठा एक कपल किसिंग करता हुआ नजर आया था। इस वीडियो को देख कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी और दिल्ली मेट्रो से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की थी। इसके बाद डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की थी कि वो ट्रेन के भीतर इस तरह की अश्लील गतिविधियों से दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के मामले बढ़ने के बाद डीएमआरसी ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर स्टेशन और मेट्रो ट्रेन के अंदर गश्त बढ़ाने की मांग की। डीएमआरसी ने सभी स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही उन मेट्रो स्टेशन और कोच के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो पुराने हैं। यही नहीं, डीएमआरसी ने यात्रियों से भी गुजारिश की है कि वो इस तरह की घटनाओं की जानकारी नजदीकी मेट्रो स्टाफ या सीआईएसएफ को दे ताकि तुरंत उचित कार्रवाई की जा सके। डीसीपी मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने के बजाय हेल्पलाइन नंबर 112 और 1511 पर तुरंत जानकारी दें। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो लोग ऐसी अश्लील घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं वो भी कानून का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 55 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और इतनी भीड़ में आरोपियों को पकड़ना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।